नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसे हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक जो है दो वर्ड से मिला हुआ है, इलेक्ट्रिक प्लस करंट। इलेक्ट्रिक को बोलते हैं विद्युत, विद्युत बोला जाता है, और ये जो करंट है इसको बोला जाता है धारा, धारा बोलते हैं। तो दोनों को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। इसका वर्ड समझ गए कि विद्युत धारा। और विद्युत का मतलब है कि जरूर इसमें चार्ज का धारा हो। विद्युत क्या होता है कि चार्ज, और ये धारा मतलब कि प्रवाह। धारा को क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में? प्रवाह। और प्रवाह का मतलब क्या होता है कि बहना, मतलब कि चार्ज का बहना को ही क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉपर का टुकड़ा लेते हैं। मान लीजिए कि कॉपर का ये एक टुकड़ा है, ये क्या है? कॉपर का हम इस तरह का टुकड़ा लिए। ये जो कॉपर का टुकड़ा है ये क्या किया, किससे बना होगा? कॉपर का एटम से बना होगा। तो जब हम इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा करते जाएं और एक समय ऐसा आएगा कि कॉपर का एक एटम दिखने लगेगा, और उसमें क्या है, एटम के अंदर में क्या दिखेगा? दिखेगा कि एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसका स्पीड बहुत ही फास्ट रहता है, ये धुआं के समान दिखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है उसका स्पीड तो बहुत हाई रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ता में घूमता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। अगर इसको हम अच्छा से देखा जाए, मतलब कि समझने के लिए, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके जो आगे में जो फर्स्ट फर्स्ट रास्ता में जो घूमता है इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, इसको बोलते हैं सेकेंड सेल, उसे ही थर्ड सेल, उसे बढ़ते जाएगा सेल। ये जो है इसी रास्ता में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये एक मतलब कि अरेंजमेंट में रहता है कि मेरा फर्स्ट सेल में कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखना है ऑर्बिट। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट का मतलब है, इसको समझिए इलेक्ट्रॉन का रास्ता, इलेक्ट्रॉन का रास्ता, इलेक्ट्रॉन का रास्ता, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का रास्ता, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि घूमता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। जैसे हम लोग जो सन है, ये मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ जो हम लोग का प्लानेट सब है, ग्रह है, वो घूमता है। तो इस रास्ता को, जैसे हम लोग का पृथ्वी है यहाँ पे, वो घूमता है सन के चारों ओर, तो वो एक ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट उसका रास्ता रहता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। जिस जिस रास्ता में घूमता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो इसको जो न्यूक्लियस के सामने वाला जो रहता है वहाँ से काउंट करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। उसी तरह फोर्थ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इसका ऑर्बिट बढ़ते जाएगा वैसे ही इसका एटम का भी साइज बढ़ते जाता है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीखे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। तो अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन में क्या चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन में क्या चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है? -1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। ये याद रखिएगा, 1.6 होगा, 10 के ऊपर में इसी को उलट देना है तो 19 जैसा याद करने में सुविधा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। उसी तरह प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा? तो प्रोटॉन में भी उतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 कूलम, और इसका जो रहता है वो पॉजिटिव में रहता है। तो जो एटम है, इसका जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो प्रोटॉन उसको खींच के रखता है अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता है। लेकिन जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, ये जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट वाला ऑर्बिट को बोला जाता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोलते हैं हम लोग लास्ट वाला ऑर्बिट को। और इसमें लास्ट वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग समझ गए कि जो मेरा एटम का जो लास्ट ऑर्बिट रहेगा उसी को वैलेंस ऑर्बिट बोलेंगे या वैलेंस सेल बोलेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या सीख लिए कि वैलेंस सेल्स क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो मेरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये क्या होता है कंडक्टर में कि अगर इसमें थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कभी कभी इधर मूव कर जाता है, मतलब कि अपना एटम को छोड़ दिया और फिर शिफ्ट हो गया, छोड़ दिया शिफ्ट हुआ। तो वो क्या करता है कि जिगजैग मोशन करता है। जिगजैग मोशन का मतलब है कि उसका रास्ता कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी इधर गया, इधर गया, इस तरह का
मोशन रहता है। तो ये हम एक एटम को देख रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारा एटम है ना, एकदम करोड़ों की संख्या में एटम है, तो वहाँ भी करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा जिग-जैग टाइप का। तो जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, मतलब कि एटम से क्या हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम समझ गए कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा। अब क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, मतलब कि यहाँ तो एटम बहुत सारे हैं, लेकिन हम एटम को नहीं ना बनाएंगे, उससे हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन हम बना दिए, इस तरह का डॉटेड टाइप का फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा बन गया। यहाँ तो करोड़ों की संख्या में एटम है, तो करोड़ों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। और ये कैसा मूव कर रहा होगा, सब आपस में जिग-जैग। तो इतना हम समझ गए, जिग-जैग। अगर हम इसको छुएंगे तो हमको झटका नहीं मारेगा। अब क्या करें कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो रैंडमली इधर उधर घूम रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्शन देना है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में हम दे दिए, अगर किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया, और प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, करंट। और क्या प्रवाह किया, इलेक्ट्रॉन प्रवाह किया। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज होता है। तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक का प्रवाह, मतलब कि विद्युत, मतलब चार्ज का प्रवाह हो जाएगा। तो चार्ज का प्रवाह जो है, चार्ज का बहाव जो है, वही तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसको हमको बहाना है, जो इलेक्ट्रॉन मेरा है, एटम जो निकला हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको बहाना है। बहाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम कुछ एनर्जी देना होगा। एनर्जी देते हैं हम लोग। आइए हम लोग एक ये कॉपर का जो टुकड़ा है उसको हम एक तो तार से जोड़ दिए, समझने के लिए एक हम ये तार से जोड़ दिए, ये तार जुड़ गया। अब इसमें हम एनर्जी का स्रोत लगाएंगे, एक वोल्टेज स्रोत। वोल्टेज स्रोत अभी समझेंगे सब धीरे धीरे, हम लोग को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ये जो वोल्टेज जो सोर्स है, ये हम बैटरी बोल दिए इसको तो बोल दिए वोल्टेज सोर्स। हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये बैटरी होता है जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, मोबाइल में यूज कर रहे हैं बैटरी। रिमोट में जब हम लोग खिलौना वगैरह चलाते हैं तो उसमें है बहुत सारा, मतलब कि गैजेट है जिसमें हमको बैटरी का यूज होता है। तो ये एक हम बैटरी लगाए हैं, अभी बैटरी समझ रहे हैं, ये तो सेल का सिंबल है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेरा बैटरी कहलाता है। तो आइए सीख भी लेते हैं, थोड़ा सा आ गया है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का जो दिखे, ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अगर इस तरह का दिखे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये मेरा क्या कहलाया, बैटरी कहलाया। तो एक हम सेल लगा के हम इसको क्या किए, एक एनर्जी का स्रोत हम जोड़ दिए इसको मूव करवाने के लिए। तो बड़ा वाला जो बच्चों, ये जो मेरा बड़ा वाला जो मेरा ये प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट कहलाता है, और जो छोटा वाला है इसको नेगेटिव प्लेट कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो हम एक एटम लेते हैं, सुविधा के लिए हम क्या किए कि एक सोडियम का एटम लिए। सोडियम मतलब कि Na की क्या है, नेट्रियम होता है, लैटिन वर्ड है नेट्रियम। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। 11 का मतलब है कि इसमें एटॉमिक नंबर, पहले तो हमको समझना होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं। एटॉमिक नंबर याद रखना है, एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। ये समझना है कि एटम में कितना प्रोटॉन है, वो एटॉमिक नंबर से हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसी तरह हम लोग याद करते रहते हैं। तो मेरा जो सोडियम है, इस सुविधा के लिए हम लिए हुए हैं इसको, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, 11 हो गया। और जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम इसका ले लिए एटॉमिक, एटम का मॉडल ले लिए। तो बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है सोडियम का, और ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल। 3 ही सेल तक जाता है, आप लोग सीखिएगा केमिस्ट्री में। तो जो फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फिर सेकेंड वाला सेल में कितना रहेगा, 8 रहता है सोडियम का में। ये जो है अरेंजमेंट 3 3 6 7 8 2 10 और 11। इसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, फर्स्ट वाले में 2 है, सेकेंड वाले में 8 है, फिर थर्ड वाले में, मतलब थर्ड वाले में 1 है। अगर जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो ये इसमें जो है, जो मेरा न्यूक्लियस है, इसमें 11 प्रोटॉन भी है।
अभी कहें कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। और जो जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन भी रहता है, इसीलिए एटम क्या रहता है कि न्यूट्रल पार्टिकल कहलाता है। तो 11 गो प्रोटॉन है और 11 गो मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो 11 और 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में क्या कर लेगा कि बैलेंस कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम सजाए हैं ये एक फॉर्मूला पे सजता है। वो फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिएगा, जो बच्चे नहीं सीखे हैं वो सीख लेंगे। 2n² के रूप में लगता है। 2n² क्या है वो भी आप लोग, ये जो हम लिखते जा रहे हैं छोटा छोटा, वो अपना कॉपी में आप लोग बार बार देख देख के एक नोट्स बना लीजिएगा, ये कभी दिक्कत नहीं होगा। और नोट्स जब बन जाएगा और अपने से जब स्टडी कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि अपने से अपना मेहनत से हम सीखे हुए हैं। तो ये जो है, इस जो इलेक्ट्रॉन का हम जो लगाते हैं बैठाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले कि इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो वो फॉर्मूला चलता है 2n² का। ये जो n है ये सेल को बतलाता है, n सेल को बतलाता है। अगर फर्स्ट सेल है, ये, तो बच्चों ये 2n² को हम समझना है थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। फिजिक्स में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसको समझने में बहुत हेल्प करता है। ये जो 2n² है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल बोलते हैं, ये सेल है, ये सेल है। तो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, हम सोडियम से रिलेटेड सोडियम को देख रहे हैं, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 लिख दिए इधर। अब ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसमें क्या है कि कितना होगा प्रोटॉन, 11 होगा प्रोटॉन, 11 मेरा प्रोटॉन होगा। अब क्या है कि अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये हो गया मेरा फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस फॉर्मूला से हमको निकालना है। तो n के जगह में हम 1 लिखेंगे, ये स्क्वायर है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन मेरा बैठेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मेरा बैठ गया। अब इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा इसमें। अब इसके बाद क्या है कि अब अगला हम चलते हैं, अगला से मेरा तो 11 को प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखना है कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब 2 मेरा बैठ गया, अब अगला हमको बैठाना है, तो फिर एक सेल आएगा, ये सेल है, इसमें कितना बैठेगा, तो मैक्सिमम 2, दूसरा सेल है तो 2 लिखे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, और ये 4 दूना 8। तो सेकेंड वाले जो सेल है उसमें कितना बैठेगा, 2 गुना 2 का पावर 2, मतलब सेकेंड सेल है इसलिए 2 लिए हैं, 2 दूना ये हो गया 4, और ये 2 है तो 4 दूना 8, मतलब कि ये सेकेंड वाला सेल में मैक्सिमम मेरा 8 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। और मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तो बैठ चुका है, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन अब बैठेगा इसमें। तो 9 इलेक्ट्रॉन में इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन मेरा बैठ गया। अब अगला सेल 8 से ज़्यादा नहीं बैठेगा इसमें। अब क्या है कि अगला सेल जो है थर्ड सेल आ जाएगा, ताकि इस फॉर्मूला में 8 ही बैठ सकता है। अब थर्ड सेल में कितना बैठेगा, 3 3 9 2 9 2 18, मैक्सिमम 18 मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है थर्ड वाले में। तो इसमें जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर किससे दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, कि एटम में कितना प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर बराबर, इसमें लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हम सीखे, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एटम में क्या होता है एटम में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये याद रखना है कि कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हम सोडियम एटम को निकाले हुए हैं, तो सोडियम एटम का कितना है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ये नेचर का ही दिया हुआ है, भगवान के द्वारा दिया हुआ, आदमी कुछ कर नहीं सकता है, केवल समझ सकता है।
तो ये जितना प्रोटॉन है उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एटम में अरेंज करना है, तो ये मेरा 8 बैठ गया और इधर 2 2 और 8 10, मैक्सिमम 8 बैठ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता है। अब एक बच गया, तो एक जो है वो लास्ट ऑर्बिट में चला गया, मतलब थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट, इसी ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस है। लास्ट वाला जो सेल होता है, जिसमें सेल मतलब ऑर्बिट मतलब रास्ता, इलेक्ट्रॉन का रास्ता, इसी में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा लास्ट ऑर्बिट है। तो अगर किसी कारणवश ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकालते हैं किसी भी तरह से, एक एनर्जी वगैरह लगा के, तो इलेक्ट्रॉन हम निकल गया। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, इसमें इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। एक इधर चला गया तो काउंट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन मेरा बचा, मतलब कि 10 नेगेटिव चार्ज हो गया, 10 नेगेटिव चार्ज, ऐसे समझेंगे, 10 नेगेटिव चार्ज। और इसमें जो है, इसमें तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो कहीं निकला वगैरह तो नहीं है, तो इसमें कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो 11 मतलब क्या हो जाएगा कि 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, 11 मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये 11 है, ये 10 है। कितना बैलेंस करेगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, तो 10 को तो बैलेंस कर गया, एक तो प्रोटॉन ये एक्स्ट्रा बच गया, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक प्लस चार्ज या प्लस पी बच गया 10 को बैलेंस करने के बाद, और एक तो बच गया। तो इस एटम में, सोडियम एटम में क्या चार्ज हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए कि इलेक्ट्रॉन जैसे निकला तो यहाँ प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया ना, प्रोटॉन का संख्या बढ़ा नहीं, प्रोटॉन वही है, इलेक्ट्रॉन घट गया तो 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 11 प्रोटॉन बैलेंस होगा, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब कि 11 में 10 माइनस करें तो मेरा एक मेरा बचता है। तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ 11 प्रोटॉन है और एटम में मेरा अभी है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को बैलेंस करेगा और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, वही मेरा एक चार्ज आ जाता है इसमें। तो हम लोग समझ गए कि एटम में कैसे चार्ज आ जाता है। तो बच्चों एटम में कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जैसे निकल गया, प्रोटॉन का संख्या मेरा बढ़ गया, प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन मेरा कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का जितना है इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन के साथ बैलेंस कर लिया और एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया, तो वो मेरा पॉजिटिव चार्ज के रूप में आ गया। इतना हम समझ चुके हैं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। अब कोई तो लिया होगा इस इलेक्ट्रॉन को, कोई लिया होगा, तो जो लिया होगा उसमें क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया होगा उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मतलब उसमें क्या हुआ होगा कि नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो इतना हम समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए कोई भी एटम में तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन घट जाए कोई भी एटम में तो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है उसमें, और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है कि दूसरे वाले एटम में कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, मतलब कि प्रोटॉन तो कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण मेरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग सीख रहे थे अभी, जो प्लेट है उसको भी एकदम बेसिक से सीखते जाना है, हमको सोचते हुए जाना है बहुत अच्छे से। तो मेरा जो है ये जो बड़ा प्लेट है, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है कि मतलब इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, बड़ा वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है, और छोटा वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों हो गया कि इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हुआ होगा, है ना, किसी कारणवश, और इसमें जो है किसी कारणवश बोल रहे हैं, वो कारणवश नहीं है। जब हम केमिकल एनर्जी पढ़ेंगे, मतलब कि उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे मेरा बैटरी में चार्ज आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी बस इतना ही समझना है। तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में आ गया, इसमें नेगेटिव, मतलब कि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन घटा हुआ है पहले से, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो है डॉटेड, ये तो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री हुआ है इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एनर्जी से। अब जैसे हम बैटरी लगा दें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा कि न्यूट्रल होने का कोशिश करेगा। जो एटम है वो तो अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो वो क्या करेगा कि न्यूट्रल होने का कोशिश करेगा। तो ये जो है इसको क्या चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है इस एटम में। ये जो प्लेट है उस प्लेट का जो एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि कॉपर का जो है ये टुकड़ा यहाँ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, खींचा इस तरह का एक डायरेक्शन में ये खींचाने लगेगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव है, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को भी उसी डायरेक्शन में ठेलेगा, ये
ठहरेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरह का मूव करने लगेगा, इस तरह का इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, और ये प्रोटॉन क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचने लगेगा। तो ये जो मतलब कि मूवमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन का, यही तो मेरा करंट है। इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में बहने लगा, जिसके कारण मतलब कि ये मेरा तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही है ये सब, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज के लिए। जैसे चार्ज मेरा मूव कर गया एक मतलब कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, वो मेरा क्या बन गया, वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। करंट का मतलब अभी बोले थे प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या किया, बह गया और मतलब कि वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट बन गया। अब इसको आप लोग छुइएगा इस कंडक्टर को तो बहुत जोर से झटका मारेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब ये जो है कब तक मूव करते रहेगा, जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए, ये पॉजिटिव गायब ना हो जाए बैटरी से। इसीलिए बैटरी को बोला जाता है डिस्चार्ज, और ये नेगेटिव साथ ही दोनों होगा। पॉजिटिव इधर से न्यूट्रल होते जाएगा और ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को देते रहेगा और अपना न्यूट्रल होने लगेगा। मतलब कि इसमें एक्सेस नेगेटिव चार्ज है और इसमें एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हटने लगेगा, धीरे धीरे बैटरी हो जाएगा डिस्चार्ज। उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ तक समझ गए कि मेरा करंट क्या होता है। अब हम एक अच्छा सा डिफिनेशन देते हैं कि करंट मेरा क्या होता है। तो आइए करंट देते हैं, देखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि अब एक इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देते हैं। हम लोग तो सीख गए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि एक तो कंडक्टर लेना है, कोई भी कॉपर ऊपर लोहा तो जो भी आप ले लें, उसमें क्या है, एटम को देखिए, एटम के बाद क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन को देखिए और उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को अब देखना है सिंपली। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है एक तो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, मतलब कि हमको मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए हमको एक एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा। तो वो ऊर्जा हमको बैटरी से मिलेगा, दूसरा ऊर्जा तो आप ला नहीं सकते, तो हमको एक बैटरी से या सेल से मिला। अब वो जो सेल है वो क्या करेगा, जब हम तार कनेक्ट कर देंगे उसके एक क्रॉस एक छोर से दूसरे तरफ, तो वो जो पॉजिटिव प्लेट है वो खींचना स्टार्ट लगेगा। तो इसमें डिफिनेशन को भी सिंपल ही डिफिनेशन रखना है, आपको रटने का जरूरत ना पड़े, ऐसा डिफिनेशन रखना है। हाँ, याद रखना है कि हमको बार बार हमको रिवाइज करना है। तब तक रिवाइज करना है जब तक वो याद ना हो जाए। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, या आप कमेंट कीजिएगा कि हमको नोट्स दीजिए, तो हम जरूर आप लोग को नोट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट अब हम डिफिनेशन देते हैं, तो सिंपल सा इसी को लिखना है एग्जाम में। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हम समझ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही मेरा चार्ज कैरियर है, तो इसी की जगह में और चार्जेस लिख दिए द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर। अगर हम भूल भी गए डिफरेंट डायरेक्शन को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भूल भी जाते हैं, तो केवल ये लिख भी सकते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ नंबर जरूर सर दे देंगे। तो द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस इन ए डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, डिफरेंट का मतलब है एक निश्चित दिशा में, जिग जैग वाला दिशा नहीं, एक निश्चित दिशा में मूव करे, वो हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए कि इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या है। अब इसे हम मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट को अब मेजर करना है। तो मेजर आप कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इट इज मेजर बाय टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। मतलब कि जो चार्ज मेरा फ्लो करेगा, और जो चार्ज जितना, इसको समझने के लिए हम फिगर से समझाते हैं कि मान लीजिए हम कॉपर का प्लेट तभी लिए थे, ये कॉपर का टुकड़ा है, इसमें मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो है बैटरी से जुटा हुआ है मेरा, अब बैटरी क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो एक एरिया हम कंसीडर कर लिया, मान लिया कि ये एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो उसको हम चार्ज बोल दिए। क्यों बोल दिए, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, याद रखिएगा आप लोग कि चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया इस एरिया में, और कितना समय में ये मूव किया, उस समय को जितना चार्ज मूव किया और कितना समय में मूव किया, अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो यही मेरा टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज समझ गए आप लोग क्या है, कि जितना चार्ज मूव किया उस एरिया में, और उस चार्ज को मूव करने में तो समय लगा होगा ना, कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को वो जितना चार्ज मतलब कि वहाँ पे उस एरिया से पास किया और जितना टाइम लगा, उस टाइम को अगर डिवाइड करते हैं तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। मतलब कि ये जो लिखे हुए इट इज मेजर्ड बाय टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू द कंडक्टर
तो इसी से हम मेजर कर लिए कि इसमें हम चार्ज कितना मूव कर गया और उस चार्ज को मूव करने में कितना समय लगा। जितना समय लगा उस चार्ज को डिवाइड कर देंगे, उस समय को चार्ज के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा मिल जाएगा टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये जो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज है यही मेरा तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट है। इसको हम आई बोलते हैं। आई करंट को याद रखना है कि करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए कि चार्ज मूव किया उतना ये एरिया से, कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम कितना टाइम लगा, टी सेकेंड लगा। टाइम को मतलब कि सेकेंड में दर्शाते हैं, टाइम को सेकेंड से दर्शाते हैं। अब क्या है कि ये जो है मूव किया और उस टाइम लगा टी सेकेंड। अगर ये चार्ज को इस टाइम से डिवाइड करते हैं क्यू बाई टी, तो ये मेरा जो है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकल गया। और टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही मेरा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। इतना समझ में आप लोग को आ गया। तो आई बराबर मेरा क्या निकल गया फॉर्मूला, क्यू बाई टी। ये थोड़ा सा समझने में तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना कि इसमें जो एक एरिया मान लेना है सबसे पहले। इस एरिया से चार्ज मूव करेगा, बैटरी जब लगाएंगे तो चार्ज मूव करेगा, और इस एरिया से जितना चार्ज मूव किया और जितना टाइम लगा उस टाइम को उस चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो वो मेरा मिल जाएगा टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इंटरव्यू में जब क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है, तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस से मेजर किया जाता है ना। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब दूसरे आदमी क्या बोलेंगे कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस से हमको मेजर करना है, हम तो वो मेजर नहीं देखे हैं। तो वो तुरंत बोलना है कि वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेरा करंट मेजर करता है, वो एमीटर कहलाता है। एमीटर, एमीटर के द्वारा, याद रखना, अभी धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। एमीटर के द्वारा हम लोग करंट मेजर करते हैं। तो वो एमीटर के बारे में आपसे पूछेगा। लेकिन जो अगर बेसिक नॉलेज चाहेगा आपसे तो बोलना है इट इज मेजर बाय टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। तो इतना हम समझ गए क्यू बाई टी। अब इसका है कि यूनिट क्या होगा। यूनिट मतलब कि इकाई, मतलब कि इसे हम किसे मेजर कर सकते हैं, जो एक स्टैंडर्ड होता है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम।